हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटर्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी रूटीनली। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया है क्योंकि मेरे थोड़े हेल्थ के इश्यूज था, तो हेल्थ की इश्यूज की वजह से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट राइट नाउ आई एम रिकवर्ड। सो बिल्कुल मैं आपके कंसर्न को समझता हूं कि बहुत से बच्चे जीपेट 2021 के लिए बैठ रहे हैं, तो मैं बैक टू बैक आपके लिए वीडियोस लेके आने वाला हूं। आप परेशान मत होइए। जितना भी आपको पढ़ा दिया आज मैं इस कंडीशन में आपको ला चुका हूं कि आप बिल्कुल कोई भी एग्जाम हो आप क्रैक कर सकते हो आराम से। जितनी भी वीडियोस डली है उसको सारे को आप बहुत बढ़िया से देखिए, उसको समझिए, उस चीज को रिवाइज करिए ज्यादा से ज्यादा। नाउ इट्स टाइम फॉर रिवीजन। थोड़े बहुत नई चीजें पढ़ते रहिए, जो भी चीज अपडेट करना है रिवीजन करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग लेके आए हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन। सो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एन एंटी वर्टिगो एजेंट इज। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वर्टिगो क्या होता है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, वर्टिगो का मतलब देहाती भाषा में कहते हैं चक्कर आना, हेडेक होना। किसी को चक्कर आ रहा है या फिर हेडेक हो रहा है, ठीक है। इसमें द करेक्ट ऑप्शन विल बी सिनारिजीन, ठीक है। एंटी वर्टिगो ड्रग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन इज सिनारिजीन। ये क्यों नहीं है, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं, ये क्यों नहीं है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके सामने लिख लेंगे कि ये क्यों नहीं है। इस तरीके से क्या होता है, जब हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो हमारे 4 क्वेश्चन एक साथ तैयार होते हैं। समझ गए आप। एक क्वेश्चन तो आपका तैयार होगा, साथ साथ क्यों नहीं है वो समझ में आ जाएगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि डोमपेरिडोन क्या है। एंटी एमेटिक ड्रग है, और एंटी एमेटिक ड्रग है तो कौन सी 5HT3 कैटेगरी है या फिर कोई और कैटेगरी है, आप इसको बताओगे। मेटोक्लोरोप्रोमाइड क्या है, इसके बारे में लिख लोगे। आप गूगल करोगे, थोड़ा सा गूगल का यूज करिए। सिस्प्राइड क्या है, ठीक है, इसके बारे में लिख लेंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज सिनारिजीन, ठीक है। ये आप बिल्कुल मुंह जबानी आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको छोड़ के नहीं जाना है। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एंटी फंगल थेरेपी। मींस एंटी फंगल थेरेपी में गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब कि मेन ड्रग कौन सी है, बहुत सबसे अचूक दवा जो कौन सी है। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन है टर्बिनाफिन, फ्लुकोनाजोल, ग्राइसियोफुल्विन, एम्फोटेरिसिन बी। देखो है तो ये सारी जो है एंटी फंगल ही दिख रही हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि किसको गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एंटी फंगल थेरेपी बोला जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एंटी फंगल थेरेपी इज एम्फोटेरिसिन बी। समझ गए आप। एम्फोटेरिसिन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, जहां ये गोल्ड स्टैंडर्ड दिखे एम्फोटेरिसिन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टैंड। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट। रेड कलर ऑफ, देखिए एक इसमें इसमें पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है जीपैट में जब भी क्वेश्चन आए। रेड कलर ऑफ कैप्सिकम इज ड्यू टू कैरोटीन एंड, यानी कि जो कैप्सिकम होती है उसका रेड कलर कैरोटीन और किसकी वजह से होता है। तो दो ऑप्शन कंफ्यूजन के लिए रहता है, एक कैप्साइसिन रहता है, एक कैप्साइंथिन रहता है। तो याद रखिए कि जो रेड कलर होता है वो कैप्साइंथिन की वजह से होता है। वहीं ये जो कैप्साइसिन होता है ये पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पंजेंसी का मतलब कि मिर्च जो होती है वो तीखे पने के लिए। यहां ऑप्शन याद रखना है कि रेड कलर, सॉरी क्वेश्चन को ध्यान देना है कि क्या है, रेड कलर पूछा हुआ। तो रेड कलर किसकी वजह से होता है, कैप्साइंथिन की वजह से। लेकिन अगर वही सवाल पूछा जाए कि पंजेंसी यानी कि तीखापन, कैप्सिकम किसकी वजह से तीखा होता है, सो इट इज ड्यू टू कैप्सिसिन। दो क्वेश्चन आपका तैयार हो गए। बोथ भी है, बोथ नहीं लगाना आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थैलियोक्विन टेस्ट इज एग्जामिन्ड फॉर, यानी कि ये जो थैलियोक्विन टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है। धतूरा के लिए किया जाता है, वसाका के लिए किया जाता है, इफेड्रा के लिए किया जाता है। कुग्नोसी का क्वेश्चन है, ये आपको पता ही है, आप अगर पढ़ रहे हैं फार्मेसी तो आपको पता है कि कुग्नोसी का क्वेश्चन है। सिंकोना, थैलियोक्विन टेस्ट इज रिलेटेड टू सिंकोना, और सिंकोना क्या होता है, बार्क होता है, सिंकोना बार्क, ठीक है। चलिए मूव अहेड। अब ये धतूरा के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ये अलग से आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कैटेगरी वाइज, जैसे मान लीजिए मैं भी कोग्नोसिव वीडियोस लाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एल्कोलाइड्स के लिए कौन से टेस्ट हैं, ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, वोलेटाइल ऑयल के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, एक वीडियो इस पे लाऊंगा मैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप। चलो
कॉमन विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। दो वर्ड है, एक है विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट और दूसरा वर्ड है ऑप्थेल्मिक। सो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जितनी भी आईज फॉर्मुलेशन होता है, ऑप्थेल्मिक मतलब आई फॉर्मुलेशन, ऐसी फॉर्मुलेशन जो आंख में डलती है। तो आंख में इंक्रीज, अब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें कि विस्कोसिटी बढ़ाने की जरूरत क्यों होती है। ऐसे ड्रग्स जो आंख में डलती, चाहे आई ड्रॉप्स हो चाहे कोई सोल्यूशन हो, उसकी विस्कोसिटी क्यों बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि आईज में आपके टीयर्स होते हैं और टीयर्स की वजह से जब आंख में दवा काम करना है तो इस आंख में आपकी दवा को रहना चाहिए थोड़ी देर, तभी तो वो काम करेगी। तो इसको बोलते हैं कि आई रेजिडेंस टाइम। आंख में फॉर्मुलेशन, आपकी जो दवा है वो आंख में ज्यादा देर तक रिटेन करेगी तभी काम करेगी। लेकिन अगर आंसू के थ्रू बाहर निकल जाएगी ये ड्रग, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। इसीलिए कोई चीज क्या करोगे, विस्कोसिटी बढ़ा दोगे। ये जो अपने फॉर्मुलेशन है उसकी विस्कोसिटी अगर बढ़ा दोगे तो ये ज्यादा देर यहां पर रिटेन करेगी, और ज्यादा देर रहेगी रिटेन करेगी तो दवा असर करेगी अच्छे से। तो विस्कोसिटी बढ़ाने क्यों किया जाता है? विस्कोसिटी इसीलिए बढ़ाया जाता है कि आई का रेजिडेंस टाइम बढ़ सके। अब एक ऑप्शन है पीवीए, पोविडोन, डेक्स्ट्रन, ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें पीवीए, पोविडोन, डेक्स्ट्रन ये सारे एजेंट यूज किए जाते हैं आपकी विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट के तौर पे। सो याद रखना, पीवीए, पोविडोन, डेक्स्ट्रन। और आप लोग कभी देखते होंगे कि डेक्स्ट्रन का 5% सोल्यूशन जो ड्रिप के थ्रू लगता है वो 5% डेक्स्ट्रन सोल्यूशन लगता है। आप कहते हैं गांव देहात में ग्लूकोज चढ़ रहा है, ग्लूकोज लग रहा है, सो दैट इज 5% डेक्स्ट्रन सोल्यूशन। जनरली कितने में आता है? 5% में आता है। तो ये भी लगे हाथ जान लेना है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो इजिली चीजें सीख पाओगे, एक क्वेश्चन के साथ साथ आप कई क्वेश्चन सीख पाओगे। आप बताना कि पोविडोन का यूज क्या है विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट के अलावा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन माइटोटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। सो ये सेल साइकिल में बहुत सारे फेज होते हैं, G1, S, G2, M, ये फेजेज होती है डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स की, सेल साइकिल की। ये कहां पढ़ते हो? एंटी कैंसर में। ये जो एंटी कैंसर ड्रग होती है ना, ये कभी कभी एम साइकिल के एम फेज में काम करती है, कभी G2 फेज में काम करती है, कभी S फेज में काम करती है, कभी G1 फेज में काम करती है। ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एंटी कैंसर ड्रग्स का है। तो कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो माइटोटिक फेज पे काम करती है सेल साइकिल के? सो द करेक्ट ऑप्शन इज विनक्रिस्टिन। ठीक है। अब ये 5 फ्लोरोयूरेसिल जो है 5FU है, ये कहां काम करती है? ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको लिख लेना है। मिथोट्रेक्सेट कहां काम करता है? ये आपको लिख लेना है। प्रोकार्बाजिन कहां काम करता है? ये लिख लेना आपको। आपको याद हो मैंने एक मैकेनिज्म ऑफ रिवीजन, जो रिवीजन सीरीज जीपैट की चल रही है प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने सारे ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक एक लाइन में लिख रखे हैं, तो वो वीडियोस भी आपको देखनी है। ठीक है। तो उसमें मैंने मेथोट्रेक्सेट का, विनक्रिस्टिन का हर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे रहा है, तो मैं यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं उस चीज को। सो वहां से आप लिख लोगे कि मेथोट्रेक्सेट कहां पे काम करता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। सो राइट ऑप्शन इज विनक्रिस्टिन। एक होता है विन ब्लास्टिंग, एक होता है विनक्रिस्टिन। ये क्या होते हैं? एल्कोलॉइड्स होते हैं। कौन से एल्कोलॉइड? विनिका एल्कोलॉइड्स जो होती हैं, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन्स। ठीक है। उस एल्कोलॉइड से ये विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन निकलती हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा। एन एंटी कैंसर विच क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। एंटी कैंसर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी कैंसर जब आप पढ़ोगे तो इसमें क्लासिफिकेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। कहां से? केडी त्रिपाठी से। कौन फोलेट एंटागोनिस्ट है, कौन फ्लोरोयूरेसिल है, कौन सा किस कैटेगरी में है, क्लासिफिकेशन शुड बी वेरी क्लियर। सो एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस वीडियो को देख लेना आप, तो एक बार क्लासिफिकेशन को एक बार सरसरी निगाह से देख लेना आपको। ठीक है। सिस्प्लैटिन किस कैटेगरी के अंदर आता है? विनक्रिस्टिन किस कैटेगरी के अंदर आता है? नाइट्रोसोयूरिया आता है किसके अंदर? विनक्रिस्टिन। ये मैंने अभी आपको पता है या अभी जस्ट क्वेश्चन बताया, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन। ठीक है। सो नाइट्रोसोयूरिया ऐसा है एंटी कैंसर जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। याद रखना नाइट्रोसोयूरिया। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसकी कैटेगरी क्या है। अभी इस वीडियो में मैं ज्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहा हूं, ताकि आप चीजों को पढ़ो। जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें हर ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है, ये क्या है। ठीक है। चलिए अभी आपको थोड़ा मेंटली मैं प्रिपेयर्ड कर रहा हूं कि ताकि आप अपने लेवल से पढ़ो, थोड़ा सर्च करो चीजों को। ठीक है। चलिए
वाइडली एक्सेप्टेड डिटेक्टर इलेक्ट्रोड फॉर द पीएच मेजरमेंट। कौन सा इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं पीएच मेजरमेंट के लिए? जब पीएच मेजरमेंट आप करते हो तो सबसे पहले मुझे बताओ कि यहां सॉल्यूशन भरा रहता है और इसमें ग्लास डिटेक्टर इलेक्ट्रोड एक पड़ी रहती है, ठीक है। ये वायर से जुड़ा रहता है पूरे पीएच मीटर से, ठीक है। यहां पर डिस्प्ले होता है, सब दिखाता है, आप बताओगे। अब मुझे बताओ कि ये सॉल्यूशन क्या होता है? क्या ये केसीएल होता है? और अगर केसीएल है तो हाउ मच परसेंटेज, कितना परसेंटेज होता है? ये भी सवाल पूछा जाता है आपसे। और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये कौन सी इलेक्ट्रोड यूज होती है? ग्लास इलेक्ट्रोड यूज होती है, याद रखिएगा। सो पीएच मेजरमेंट में बेसिकली वी आर यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड, नॉट प्लैटिनम वायर, नॉट एजीएजीसीएल इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड मेनली यू आर यूजिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्टा सर्ट। प्रोजेस्टा सर्ट क्या है? एक आईयूडी है, इंट्रावेजाइनल डिवाइस है, इम्प्लांट्स है, या फिर इंट्रा सर्वाइकल डिवाइस है? क्या है ये? देखिए वर्ड ये है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। वाइजाइनल रूट इज डिफरेंट, यूट्रस इज डिफरेंट, सो इस तरीके से कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, ठीक है। इम्प्लांट्स, इंट्रा सर्वाइकल डिवाइस। सो प्रोजेस्टा सर्ट, प्रोजेस्टा में प्रोजेस्ट्रॉन दिख ही रहा है कि प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। सो ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, ठीक है, आईयूडीज है, इसको बोलते हैं आईयूडीज, आईयूडीज। अब आप बताइएगा कि आयोडीज कमेंट करके बताइए आयोडीज क्यों हम लोग यूज करते हैं, और अगर हम लोग आयोडीज यूज करते हैं किसके लिए? प्रेगनेंसी वगैरह को रोकने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। जब हमें लॉन्ग टर्म हमें बेबी नहीं चाहिए होता है या हमें प्रेगनेंसी रोकना होता है, सो वी जनरली प्रेफर फॉर आयोडीज। पिल्स के अलावा, पिल्स हम लोग नहीं यूज करते उस समय, फिर हम लोग यूज करते हैं आयोडीज। चलिए तो हम लोग ये चीज समझते हैं। अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे रिसेंटली एक न्यूरालिंक न्यूज आप देख रहे होंगे, रिसेंटली न्यूरालिंक वाज इन न्यूज, इट इज अ, ये जो न्यूरालिंक है ये क्या है? आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि इसको आपने चेक किया होगा, इलोन मस्क एक एंटरप्रेन्योर है अमेरिका के, ठीक है, और इन्होंने जिनकी कंपनी है स्पेस एक्स, ये एक स्पेस में बहुत बड़ी एजेंसी इनकी है, नासा के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं ये, और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक पर्सन है। इनकी खास बात ये है इलोन मस्क की कि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच वाले, जो हम लोग सोचते हैं उससे बहुत कई गुना आगे ये सोच चुके होते हैं, ठीक है। तो टेस्ला इनकी जो इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है टेस्ला, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ला कंपनी का मालिक है। स्पेस एक्स, पेपाल जो पेमेंट सर्विस है उसके भी ये मालिक हैं। अभी इन्होंने अल्टरनेटिव एप्लीकेशन भी एक लाया, ठीक है, तो वो भी है। तो रिसेंटली एक न्यूरालिंक नाम के डिवाइस जो है न्यूज में रही, और इनकी कंपनी ने बनाया। ये बेसिकली एक ब्रेन में इम्प्लांट है, ब्रेन का इम्प्लांट है, एक ऐसी डिवाइस है जिसको ब्रेन के अंदर फिट कर दिया जाएगा। तो अब सोचिए कि ब्रेन के अंदर फिट कर दिया जाएगा तो क्या करना चाह रहे हैं ये चाह रहे हैं कि जो अल्जाइमर्स डिसीज है, या फिर जिसको भूलने की बीमारी है, ठीक है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उस डिसऑर्डर को अच्छे से स्टडी किया जा सके कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग थ्रू आउट दिस डिसऑर्डर। क्योंकि हम तो ट्रीटमेंट चल रहा है, हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द ब्रेन वो हमें पता नहीं लग रहा है। सो रियल टाइम एनालिसिस के लिए, मतलब कि अगर बंदे को अल्जाइमर्स प्रॉब्लम है तो एग्जैक्टली उसके ब्रेन में क्या हलचल हो रही है, क्या एक्टिविटीज हो रही है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ब्रेन इम्प्लांट है, इम्प्लांट का एक डिवाइस है, ये आईयूडीज नहीं है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है ये, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि सर ये ब्रेन में इम्प्लांट कर देंगे और अगर इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे या फिर ये आउटर नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, चिप सिस्टम होगा, तो आपके ब्रेन को कोई भी हाईजैक कर सकता है या हैक कर सकता है। ऐसा नहीं है। जब इस चीज सिस्टम को बनाया गया होगा, इतना बड़ा बंदा है, क्रिएटिव बंदा है, इन्होंने उस चीज के बारे में जरूर सोचा होगा। सो आप लोग निगेटिव के बारे में मत सोचिए, पहले पॉजिटिव के बारे में कि इट्स अ रिवोल्यूशनरी आइडिया, कि आज तक जो ट्यूमर, जो भी अल्जाइमर डिसीज जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए थे, अब ये एक्टिविटीज अगर आप रियल टाइम आप मेजर करोगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली प्रोग्रेस कैसे हो रही डिसीज की, कैसे कैसे बीमारी बढ़ रही है आगे हमारे इसमें स्टेज में, ठीक है। तो प्रोग्रेसिवली हम उसकी स्टडी कर सकते हैं और बहुत जल्दी उसकी फिर थेरेपीज हम बहुत अच्छे से ला सकते हैं। सो बेसिकली न्यूरालिंक इज अ ब्रेन इम्प्लांट। चलिए इतनी सारी मैंने आपको दी।
डाईयूरेटिक एजेंट, डाईयूरेटिक एजेंट क्या करता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। विच एक्ट बाई इनहिबिटिंग एल्डोस्टेरोन एट द डिस्टल ट्यूबुलर रीनल सेल। देखो पहले तो हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा जो हमारे नेफ्रन होते हैं, नेफ्रन ये क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का बेसिक यूनिट, जैसे पूरी बॉडी है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल। सो जो किडनी आपकी है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइट होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हर साइट पे कुछ एंटी डाययूरेटिक काम करते हैं, उनका नाम लिख लेना कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे किस कैटेगरी का काम करता है, प्रॉक्सिमल पे कौन सा काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे कौन सा काम करता है। यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, इसके अगले मिनट आप गूगल करोगे या फिर कोलोजी की बुक आप निकालोगे, वहां से इसको एक जगह नोट डाउन कर लोगे कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे कौन सा काम कर रहा है, प्रॉक्सिमल पे कौन सा काम कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट पे, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो चाहे जीपैट हो। तो ये क्वेश्चन के अलावा आपको ये नोट्स बना लेना है लगे हाथ, ठीक है। सो ऐसा डाययूरेटिक एजेंट जो एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करता है, तो वो कौन है, स्पाइरोनोलैक्टोन। आपको याद हो कि मैंने पूरा पूरा जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आपको अगर ये चीज पूरी प्रोसेस समझनी है कि कैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, उस सिस्टम को पढ़िएगा बहुत अच्छे से, वीडियो के इत्मीनान से देखिए और सीखिएगा इस चीज को। सो अगर क्वेश्चन आ सकता है कि एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर, तो भी आंसर आपका ये होगा क्योंकि इनहिबिट कर रहा है ये स्पाइरोनोलैक्टोन। अब ये ट्राइमेट्रिन क्या है, इथाक्राइनिक एसिड क्या है, क्लोरथाइजाइड क्या है, ठीक है। ये भी डाययूरेटिक है, ये भी डाययूरेटिक है, ये भी डाययूरेटिक है। तो इन सबके सामने कैटेगरी लिख लेने, किस कैटेगरी का डाययूरेटिक है ये, ठीक है। तो आपको ये करना है, तो ये साथ साथ ये सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मत फोकस करिए कि हाउ मच क्वेश्चन यू आर अटेम्प्टिंग, कितने शिद्दत से उस क्वेश्चन को आप कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है कि कितने चीजों को सीख रहे हो आप। सीखने के मकसद से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऐसा नहीं कि आज मैंने 50 प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत, नो, इस तरीके से नहीं होता। 10 प्रैक्टिस करिए लेकिन अच्छे से करिए। सो मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू बायो ट्रांसफॉर्म ड्रग्स। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, थोड़ा हाई फाई वर्ड बोल दिया इन्होंने, इसका सिंपल मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर दवा का चेंज हो जाना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के कई मकसद हो सकते हैं। कोई ड्रग क्या होगी, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी, एक मकसद हमारा हुआ मेटाबॉलिज्म का। कोई दवा क्या होगी, मान लो अब दवा आपने खाया तो कुछ समय के बाद तो बाहर भी निकलेगी वो, तो हो सकता है आपके पसीने से बाहर निकल जाए, स्वेट से निकल जाए, या फिर आपके यूरिन के थ्रू निकल जाए, या आपके फीकस के थ्रू निकल जाए। दवा बाहर निकलने के कई रास्ते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी, ताकि एक फॉर्म से दवा दूसरे फॉर्म में आ सके, बॉडी में काम कर सके, मेटाबोलाइज हो सके। दूसरी चीज क्या है कि दवा को हाइड्रोफिलिक फॉर्म में, अगर लाइपोफिलिक दवा है उसको अगर आप हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो वो दवा यूरिन के थ्रू निकल जाए, क्योंकि यूरिन में वाटर है। तो अगर कोई हाइड्रोफिलिक कैटेगरी ऑफ दवा आपने खाया है लेकिन उसको यूरिन बाहर निकालना है, सो उसको हाइड्रोफिलिक में चेंज होना पड़ेगा। तो वो कैसे चेंज होगा, बाय ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लीवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स। लीवर में, ठीक है, मेन मेटाबॉलिज्म साइट आपकी लीवर होती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मेटाबॉलिज्म किडनी में नहीं होता, लंग्स में नहीं होता, लंग्स में भी होता है, किडनी में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए यही सवाल, अगर दूसरे तरीके से पूछा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू या विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी हैविंग द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग, ये तो लिखा हुआ है, या फिर मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म, इस तरीके से पूछा जा सकता है। सो आंसर विल बी लीवर। सबसे ज्यादा लीवर में बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म होता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। और आप अगर ब्रह्मांकर पढ़ोगे तो उसमें एक एक लाइन दी हुई आपको लिख लेना है कि सबसे ज्यादा कहां होता है, फिर किडनी में होता है, फिर लंग्स में होता है, इस तरीके से ऑर्डर बना लेना है, ताकि अगली बार जब क्वेश्चन आए घुमा फिरा के तो आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। Which one of the following tetracycline can be given in renal toxicity? किसी को अगर रीनल किडनी का इशू है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो यहां पे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, कौन सी ऐसी टेट्रासाइक्लिन है जिसको हम रीनल टॉक्सिसिटी में दे सकते हैं, यानी कि सारे
जो टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की होती हैं, सारे को हम रीनल टॉक्सिसिटी में नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ऐसी टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग हैं जो सेफ है रीनल टॉक्सिसिटी में, यानी कि जिनको रीनल पेशेंट की प्रॉब्लम है, रीनल प्रॉब्लम है पेशेंट को, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन, ये इंपॉर्टेंट नाम रखिएगा कि डॉक्सीसाइक्लिन एक ऐसा टेट्रासाइक्लिन है जिसको कि आप अगर किसी पेशेंट में जो कि रीनल कंप्रोमाइज है, जिसको रीनल प्रॉब्लम, उसमें भी दे सकते हो, इन सबको नहीं दे सकते। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टेट्रासाइक्लिन में जो है इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। क्या ये दांत को पीला कर देता है, येलोनेस ऑफ टीथ कर देता है, या फिर ये दांत के बगल में कुछ कॉम्प्लेक्सेशन, जो भी कैल्शियम कंपाउंड होते हैं उनके साथ ये कॉम्प्लेक्सेशन बनाने लगता है। ठीक है, चाहे वो दूध में कैल्शियम हो, उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करने लगता है। ये चीज आप पता लगाइएगा। ठीक है, पिक्लामिलास्ट इज एन इनहिबिटर ऑफ, पिक्लामिलास्ट एक इनहिबिटर है किसका, फास्पीडी का मतलब होता है फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। ठीक है, सो पिक्लामिलास्ट इज एन इनहिबिटर ऑफ, फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 का इनहिबिटर है, 4 का है, 5 का है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 इनहिबिटर। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, एक एक्टिव कंपोनेंट है सिल्डेनाफिल। ठीक है, सिल्डेनाफिल किसको इनहिबिट करता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज 4, 5, 3 किसका इनहिबिटर है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और इसकी कैटेगरी क्या है, ये दवा की कैटेगरी क्या है, ये सिल्डेनाफिल के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके जीपैट में एग्जाम में पूछा जाता है। सो वेरी पेट क्वेश्चन इज देयर। चलिए, बाकी आप गूगल करोगे एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 इनहिबिटर, तो इस क्वेश्चन के सामने फॉस्फोडाइएस्टरेज, तो एक आप चार्ट बनाओगे, देखो रिवीजन नोट्स बनाओ, उसमें फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 इनहिबिटर्स के नाम लिखो, 4 के इनहिबिटर के नाम लिखो, 5 के नाम लिखो, ये पूरा चार्ट होगा। जैसे यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 का रिलेटेड है, तो आपको 3 और 5 का इनहिबिटर भी पता होना चाहिए, ताकि अगली बार जब क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लो। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को बिल्कुल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। स्टॉकिंग एंड ग्लो न्यूरोपैथी इज अ स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ, स्टॉकिंग एंड ग्लो न्यूरोपैथी किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये होता है पैक्लिटैक्सेल की वजह से। ये क्या है, एक एंटी कैंसर ड्रग है। देखो विनक्रास्टिन यहां भी आ गया, इटोपोसाइड आ गया, यहाँ पे ब्लूमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है, इटोपोसाइड, ये सारी एंटी कैंसर ड्रग है। लेकिन उसमें भी स्टॉकिंग एंड ग्लो न्यूरोपैथी किसका साइड इफेक्ट है, किसका एडवर्स इफेक्ट है, दैट इज ऑफ पैक्लिटैक्सेल। ये बात आपको याद रखनी है, पैक्लिटैक्सेल क्या है। मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन, अभी देखो इससे पिछले क्वेश्चन था कि एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर कौन है, स्पाइरोनोलैक्टोन। अब इस स्पाइरोनोलैक्टोन का भी एक मेटाबोलाइट है, वो कौन है, कैनरिनन। ये बहुत पेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूं उसमें एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। और किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन को पढ़ो तो चारों ऑप्शन को पढ़ो कि चारों में से ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं है, और तीनों के सामने एरो बना के लिख लो। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके टॉपिक का रिवीजन भी होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और उससे सवाल, जब उससे रिलेटेड सवाल किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो यू विल बी इन अ कंडीशन टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो दिस विल बी द करेक्ट स्ट्रेटजी टू सॉल्व। जो आ जाता है ना कि ढेर सारा आपने 50-100, इस तरीके से नहीं करना है। 20 क्वेश्चन दिन में प्रैक्टिस करिए, 10 करिए, बट हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। चलिए, सो स्पाइरोनोलैक्टोन का मेटाबोलाइट क्या है, कैनरिनन। अब मेटाबोलाइट क्यों बनाया जाता है, क्यों मेटाबॉलिज्म होता है, ताकि बॉडी में से एक्सक्रीट आउट कर सको, ताकि उसका एक्टिवेटेड फॉर्म जो बॉडी में काम कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें। कॉर्टिकोस्टेरॉन क्या है, कर सकते इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हम लोग अब देख रहे हैं कि कोविड-19 का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके, क्योंकि ये 1.5 साल से चल रहा है, ये साल 1.5 साल होने को है। हम लोग मार्च से बहुत परेशान है सारे चीज देखने, तो हमने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली होंगी। ठीक है, सो टेस्ट यूज टू डायग्नोस, डायग्नोस का मतलब पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए कोविड-19 का हम लोग, जिसको कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस 19। क्यों, अब देखो इसको हम लोग समझने के लिए, कोविड-19 क्या है, डिसीज, ये बीमारी का नाम है, क्योंकि 2019 में
ठीक है, कोरोना वायरस डिसीज 19 में थी तो इसलिए इसका 19 नाम पड़ गया, ठीक है, कोविड-19। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस वायरस से होता है, तो ये ऑप्शन जो अगला क्वेश्चन है उस पे है, आप लोग समझते हैं। तो कोविड-19 जो कि एक बीमारी है, उसको पता लगाने के लिए हम लोग कौन-कौन से टेस्ट करते हैं? तो अब तक आपको पता चल चुका होगा, आप लोग सुन रहे होंगे आरटी-पीसीआर बहुत हो रहा है। ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है, इससे पक्का पता लग जाता है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से इससे आइडिया लग जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी होती है, किसी एंटीजन का अटैक होता है आपके सिस्टम में, तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट होती है और इस एंटीबॉडी को चेक करके पता लग सकता है कि इस बंदे में या इस बंदी में इंफेक्शन हुआ था। तो शॉर्टकट हम लोग क्या करते हैं, रैपिड एंटीबॉडी, जिसको किट टेस्ट हम लोग बोल रहे थे, किट से कर रहे थे। तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी हो रहा था, ठीक है, और एक आरटीपीसीआर टेस्ट भी हो रहा था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, बोथ, दोनों है इसमें। अब ये कोविड-19 डिसीज जो है, ये एक ही डिसीज है, ये बीमारी है, ये किसकी वजह से हो रही है, सार्स CoV-2, CoV-1 की वजह से नहीं हो रही है, 2 की वजह से हो रही है। अब सार्स का फुल फॉर्म में बताना क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कुछ ऐसा है या फिर कुछ और है, ठीक है, सार्स CoV-2, इसकी वजह से, बोथ मत लगा देना आप ऑप्शन, सार्स CO2 की वजह से कोविड-19 होता है। तो हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ये समझा कि चीजों को कैसे रिवाइज करना है, कैसे पढ़ना है, तरीका क्या सही होता है। ज्यादा क्वेश्चन करने के बजाय हमें लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अच्छे से करने हैं क्वेश्चंस को, ये सही स्ट्रेटजी होती है। तो अभी लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाई के साथ साथ 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, आपको जो भी बुक मिले, आप टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिए। टेस्ट सीरीज से कभी भी क्वेश्चन नहीं फंसता है, ये परेशान मत होइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। बेहतर यही होगा कि कोई बुक उठाइए टॉपिक वाइज, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ज्यादा चीजें समझ में आती है। लास्ट में आप क्या करना, जब 5-7 दिन जब एग्जाम बचेगा, तो आप फुल लेंथ सीरीज देना, वॉच को फिक्स करके कि 3 घंटे की वॉच रखना पूरा टाइम, और 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करना, 120-25 क्वेश्चन, कि आप उस टाइम में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। देखो यहाँ पे टाइम का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि 125 क्वेश्चन आना है और 180 मिनट आपको मिलने वाला है, तो आपके पास बहुत टाइम होता है। तो यहाँ टाइम बाउंड प्रैक्टिस का कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं रखता, फिर भी आप कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे मैटर करता है कि आपकी बेस कितना है। तो जीपैट एक एग्जामिनेशन टाइम का टेस्ट नहीं करता, कितना जल्दी कितना फास्ट कौन कर लेगा, नहीं, कितना बेसिक क्लियर है किसका, ये समझ में आता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप 10 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे, अगर नहीं होगा तो आप 3 मिनट में भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो जीपैट के उस चीज को समझो, इट टेस्ट योर बेसिक नॉलेज। अगर आपने बी फार्मा में थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो डेफिनेटली आप इस चीज को क्रैक करोगे, कोई परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और भरोसा रखिए अपने टीचर पे, जितना भी आपको पढ़ाया गया है। हाँ, अगर मेरे अलावा साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे हो चीजों को थोड़ा, अब मैं देखो, मैं आपका मार्गदर्शक के तौर पे काम कर रहा हूँ, गाइड के तौर पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये टेबल बना लो, ये चीजें लिख लो, अगर ऐसे करते हो तो आप जो बहुत और लोगों से अच्छी स्थिति में होगी, ठीक है। तो मेरा एज ए गाइडेंस का काम है, तो मैं एज ए गाइड आपको गाइड कर रहा हूं, तो आपको इस तरीके से करना है। हाँ, अगेन आई विल से कि आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसको हवा मत बनाइए कि सर नहीं आती नहीं आती। नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, थोड़ा बहुत आपको जो है एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस की वजह से एसिडिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ये थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। 3-4 टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लीजिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री में SAR वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, और क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए कि कौन से ड्रग में कौन से रिंग होती है, ठीक है। और SAR, जैसे लोकल एनेस्थेटिक का SAR बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का SAR इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 टॉपिक आप पढ़ लोगे तो आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। मैं इस सब्जेक्ट को देखो, अगर छोड़ भी दोगे तो ऐसा नहीं सिलेक्शन रुक जाएगा, लेकिन आप अगर इसको पढ़ के जाते हो तो आप रैंकर लिस्ट में आओगे, यू विल बी इन द टॉपर रेंज। तो इसलिए इसको छोड़ो मत, मैं दिखाऊंगा, आप पढ़ के जाओ, कहीं छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलिए, परेशान मत होइए, बिल्कुल अपना तैयारी करो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ यू लाइक और वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों का भी फायदा हो आपके साथ साथ, ठीक है। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए आप, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आती रहे इंस्टेंट। उसके अलावा आप कहीं फॉलो करो चाहे मत करो, हम लोग क्योंकि फेसबुक पे भी है, इंस्टा पर भी है, तो इंस्टा पर मैं पोस्ट डालता रहता हूँ कभी कभी, उस पोस्ट को हल्के में मत लीजिए। जिस चीज को मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में इट विल टेक टाइम, तो कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं पोस्ट के तौर पे शेयर कर देता हूं, तो आप मत इसको हल्के में लीजिए। पोस्ट के तौर का मतलब वो क्वेश्चन है आपका,
तो हर पोस्ट को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, उसको एक जगह सेव करके रखिए मोबाइल में, एक फ़ोल्डर में, ठीक है? यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट सारी, आप जो है सारी प्लेलिस्ट खोल-खोल के एक-एक वीडियोज़ को देखो। हर वीडियो इम्पोर्टेंट है, एक भी वीडियो फालतू नहीं बना रखी मैंने, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत सारे पीडीएफ आपको शेयर की हुई हैं। आप कह रहे थे ना कि सर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास कोई बुक नहीं है, मैंने सॉफ्ट कॉपी आपको शेयर की हुई है कुछ बुक्स की, ठीक है? उसमें जीपैड क्रैकर भी है और भी 2 बुक्स की मैंने सॉफ्ट कॉपी शेयर की हुई है। दोनों को प्रैक्टिस करिए आप, वहां से क्वेश्चन ले लेके प्रैक्टिस करते रहिए उस चीज को, ठीक है? टेलीग्राम पे जुड़ के सारी चीजें जो है आप करते रहिए बिल्कुल, वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ हर चीज। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत आइडिया मिला होगा कि चीजों को कैसे पढ़ना है, समझना है, ठीक है? परेशान मत होइए किसी कोचिंग के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक? थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम दिया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हैव अ गुड डे।